अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत हमारा एक विषय चल रहा है पिछले 2 भागों से, राज्य उत्तरदायित्व। और हमने उसमें जैसे राज्य उत्तरदायित्व का क्या अर्थ है, उसकी परिभाषा है, उस पर चर्चा की थी। और एक विशेष बात ये थी कि विभिन्न क्षेत्रों में राज्य उत्तरदायित्व क्या है। तो उसमें हमारा एक पॉइंट था अंतर्राष्ट्रीय अपचार, और दूसरा था विदेशी व्यक्तियों के कृत्यों के प्रति राज्य उत्तरदायित्व। और विदेशी व्यक्तियों के प्रति राज्य या राष्ट्र के उत्तरदायित्व के कितने प्रकार हो सकते हैं, इसमें हम 3 प्रकारों की चर्चा की थी। व्यक्तियों से संबंधित राज्य उत्तरदायित्व, एक जनहिंसा के लिए राज्य उत्तरदायित्व जिसमें काउंट बर्नार्ड डाटे का उदाहरण हमने देखा था, और तीसरा है विप्लवकारियों द्वारा किए गए कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व, और इसके अंतर्गत हमने काल्वो सिद्धांत पर भी चर्चा की थी। और इसी में हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि प्रशासकीय अंशों द्वारा किए गए कार्य के प्रति राज्य उत्तरदायित्व है। प्रशासकीय अंशों द्वारा किए गए कार्य के प्रति राज्य उत्तरदायित्व। प्रशासकीय अंगों के कार्यों के विषय में सामान्य नियम यह है कि राष्ट्र अपने प्रतिनिधि अथवा सर्वोच्च अधिकारियों के द्वारा विदेशियों के प्रति किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, परंतु उत्तरदायित्व केवल उस सीमा तक स्वीकार किया जाता है जहां तक संबंधित अधिकारी अपने कार्यों की सीमा के अंतर्गत कार्य करता है। इस प्रकार राज्य अपने न्यायिक अंग के कार्यों के लिए भी उत्तरदायी होता है। चौथा बिंदु है विदेशियों के संविदात्मक संबंधों के प्रति राज्य का उत्तरदायित्व है। इस विषय में सामान्य नियम यह है कि यदि राज्य विदेशियों के साथ कोई संविदा करता है, यानी यदि राज्य विदेशियों के साथ कोई संविदा करता है तो सामान्यतः उसके उल्लंघन पर राज्य का कोई अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व नहीं होता। विदेशी व्यक्ति संविदा के उल्लंघन के फलस्वरूप राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत उपचारों को प्राप्त कर सकता है। यदि इन उपचारों से भी समस्या का हल नहीं होता है तो वह अपने राज्य के माध्यम से राजनीतिक सूत्रों से समस्या के हल का प्रयत्न कर सकता है। 5वां पॉइंट है संधि तथा संविदा के उल्लंघन के लिए राज्य उत्तरदायित्व। संधि के उल्लंघन पर अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व संधि के प्रावधानों पर निर्भर करता है। यदि संधि के उत्तरदायित्व का उल्लंघन होता है तो उल्लंघन करने वाला उसका उत्तरदायी होता है। कोर्जो फैक्ट्री क्षतिपूर्तिवाद, ये इंपॉर्टेंट है। कोर्जो फैक्ट्री क्षतिपूर्तिवाद में स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ये नियम प्रतिपादित किया था कि उल्लंघन करने वाले राज्य प्रतिकार देने के लिए उत्तरदायी हैं। न्यायालय ने ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का ये सिद्धांत है कि दोषी राज्य प्रभावित राज्य के द्वारा हुई क्षति की क्षतिपूर्ति हेतु मुआवजा दे। यद्यपि व्यक्तियों के अधिकार राज्यों के अधिकारों से भिन्न होते हैं, परंतु उन्हें क्षतिपूर्ति का अनुमान लगाने के लिए ध्यान में रखा जा सकता है। 6वां पॉइंट है विदेशी संपत्ति पर स्वामित्व स्थापित करने के संबंध में राज्य उत्तरदायित्व है। किसी राज्य क्षेत्र में स्थित विदेशी संपत्ति पर स्वामित्व स्थापित करने के विषय में संबंधित विधि में बड़ा मतभेद है। इस संबंध में वर्तमान समय में अनेक परिवर्तन हुए हैं। 19वीं शताब्दी तक यदि कोई राज्य अपने क्षेत्र में स्थित विदेशी नागरिक की संपत्ति पर स्वामित्व स्थापित करता था तो उसे अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन समझा जाता था, परंतु वर्तमान समय में राज्य द्वारा अपनी आर्थिक प्रणालियों पर पूर्ण नियंत्रण तथा विभिन्न उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के परिणाम स्वरूप स्थिति में परिवर्तन आ गया है। अब इस प्रकार के उल्लंघन का कार्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत मानना कठिन है। स्वामित्व शब्द के अंतर्गत राष्ट्रीयकरण तथा संपत्ति जब्त होना भी शामिल है। अभ्यास, सिद्धांत तथा वादों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विदेशी संपत्ति पर स्वामित्व तभी वैध हो सकता है जबकि ये लोक उद्देश्य या लोक हित के लिए हुआ हो, जब इसके द्वारा विदेशियों के साथ भेदभाव न हो तथा इसमें कोई अन्य अनियमितता न हो। यदि इसमें उचित मुआवजे का प्रावधान नहीं होता है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय विधि के विरुद्ध माना जाता है, परंतु इस विषय में मतभेद है तथा कुछ लेखकों का कथन है कि उचित मुआवजे के अभाव में स्वामित्व संबंधी कार्य का राज्य विधि अवैध नहीं हो जाती है।
द्वितीय युद्ध या महायुद्ध के पश्चात से इस संबंध में विधि का निरंतर विकास हो रहा है। 1952 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने एक प्रस्ताव द्वारा आर्थिक आत्मनिर्णय की धारणा का अनुमोदन किया। इस प्रस्ताव में एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी लिमिटेड बनाम UPOR तथा एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी लिमिटेड बनाम इंडेमिट्स कोशान काबुसिकी केशा का हवाला दिया गया। 1958 में प्राकृतिक द्रव्य साधन की स्थायी प्रभुत्व सत्ता संपन्नता पर एक कमीशन स्थापित किया गया था। इस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1962 में आर्थिक तथा सामाजिक परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव द्वारा घोषित किया गया कि विदेशी संपत्ति पर स्वामित्व, राष्ट्रीयकरण आदि की दशा में संबंधित राज्य में विद्यमान विधि तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार संपत्ति के स्वामी को उचित मुआवजा दिया जाएगा। 7वां है बहुराष्ट्रीय निगमों या उद्यमियों के कृत्यों के लिए राज्य उत्तरदायित्व है, और इसमें भोपाल गैस रिसाव विनाश की हम बात करेंगे थोड़ी। बहुउद्देशीय निगम जिस देश में व्यापार करते हैं या फैक्ट्री लगाते हैं तो उस देश तथा उसके न्यायालयों की निगम उसके कृत्यों के ऊपर अधिकारिता होती है। यदि ऐसे निगम के कृत्यों से उस देश के नागरिकों या संपत्ति को हानि पहुंचती है तो उस देश की विधि के अनुसार निगम के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। महासभा द्वारा 12 दिसंबर 1974 को आर्थिक अधिकारों तथा कर्तव्यों के चार्टर के अनुच्छेद 2 के अनुसार प्रत्येक देश को अधिकार है कि वह अपनी राष्ट्रीय अधिकारिता के अंतर्गत बहुउद्देशीय निगमों के कार्यकलापों को नियमित तथा उनका पर्यवेक्षण कर सकता है तथा ये सुनिश्चित कर सकता है कि उसके कार्यकलाप उस देश की विधियों, नियमों तथा आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों के अनुरूप रहे हैं। बहुउद्देशीय निगम ग्रहणकर्ता राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस अधिकार के उपभोग के लिए प्रत्येक राज्य को अन्य राज्यों से सहयोग करना चाहिए। क्योंकि बहुउद्देशीय निगमों के मुख्यालय विकसित देशों में हैं तथा विकसित राज्यों के व्यक्तियों की ही इसमें पूंजी लगी है तथा वह उनके हितों के लिए महत्वपूर्ण है। विकसित राज्यों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान ने उपयुक्त प्रावधान का समर्थन नहीं किया क्योंकि उनके अनुसार बहुउद्देशीय नियमों में ये दायित्व तथा अधिकार होना चाहिए जो एक विदेशी व्यक्ति के ग्रहणकर्ता राज्य में होते हैं। क्योंकि विकासशील देश विकसित देशों के इस मत से सहमत नहीं थे, विकसित राज्यों ने उपयुक्त प्रावधान के विरुद्ध मतदान किया था। ये भी उल्लेखनीय है कि आर्थिक चार्टर वास्तव में संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक प्रस्ताव मात्र है। महासभा के प्रस्ताव सामान्यतः बाध्यकारी प्रवृत्ति के नहीं होते हैं तब बहुउद्देशीय निगमों के दायित्व के संबंध में निश्चित अंतर्राष्ट्रीय विधि का अभाव है। तो ये हमारा एक राज्य उत्तरदायित्व का बिंदु हुआ, और इसमें हम एक छोटी सी बात और करेंगे, राज्य उत्तरदायित्व से बचाव। राज्य दायित्व पर अंतर्राष्ट्रीय विधि कमीशन द्वारा प्रस्तुत प्रारूप अनुच्छेद 1980 के अनुच्छेद 29 से 35 तक में राज्य के दायित्व के बचाव का वर्णन किया गया। ये बचाव कौन से हैं, किस तरह के हैं? जैसे सहमति। यदि कोई राज्य किसी अन्य राज्य के किसी ऐसे कृत्य के प्रति सहमति देता है जो अन्य राज्य के उस राज्य के प्रति दायित्व के अनुरूप नहीं हो तो ऐसा राज्य उक्त राज्य या उक्त अन्य राज्य के कृत्य को दोषपूर्ण कहने का अधिकारी नहीं होगा, परंतु ये नियम उस दशा में लागू नहीं होगा जहां उल्लंघन सामान्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के अलंघनीय नियम का हुआ हो। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय दोषपूर्ण कृत्य के प्रति जवाबी या प्रतिकूली कार्रवाई। यदि कोई राज्य किसी अन्य राज्य के प्रति अंतर्राष्ट्रीय दोषपूर्ण कृत्य का दोषी है तो अन्य राज्य उक्त राज्य के प्रति ऐसी जवाबी या प्रतिकूल कार्य करता है तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत वैध है, तो इसकी जवाबी कार्यवाही दोषपूर्ण नहीं मानी जाएगी। तीसरी बात, आकस्मिक या अप्रत्याशित घटना। यदि कोई राज्य कोई दोषपूर्ण कृत्य जो उसके अंतर्राष्ट्रीय दायित्व के अनुरूप नहीं है किसी अप्रतिरोध्य बल या अदृष्ट बाह्य घटना के कारण करता है तो उसके नियंत्रण से बाहर है, जिसके कारण उसके लिए अपने दायित्व के अनुरूप कार्य करना असंभव हो जाता है, तो उसके द्वारा किए गए ऐसे कृत्यों को दोषपूर्ण नहीं माना जाएगा। परंतु ये नियम उस दशा में लागू नहीं होगा जब उक्त सारवान असंभवता की स्थिति में लाने में स्वयं उसी राज्य का योगदान है। विपत्ति की स्थिति। चौथी बात, यदि किसी राज्य का दोषपूर्ण कृत्य जो अंतर्राष्ट्रीय विधि में उसके दायित्व के अनुरूप नहीं है इस कारण की चरम विपत्ति की स्थिति में
उसकी अपने जीवन और अन्य लोगों के जीवन बचाने की कोई सुरक्षा में न था का कोई अन्य साधन नहीं है, तो ऐसे राज्य का उक्त कृत्य दोषपूर्ण नहीं माना जाएगा। परंतु यदि ऐसी गंभीर संकट की स्थिति लाने में स्वयं उसी राज्य का योगदान है तो ये उन्मुक्ति प्राप्त नहीं होती। आवश्यकता, 5वां बिंदु, यदि किसी राज्य का कोई कृत्य उसके अंतर्राष्ट्रीय दायित्व के अनुरूप नहीं है तो वह आवश्यकता का बचाव या आधार तभी ले सकता जब, पहली बात, कि उक्त कृत्य आने वाले गंभीर संकट से राज्य के आवश्यक हितों को सुरक्षित रखने का केवल वही साधन था। दूसरा, उक्त कृत्य से उस राज्य के आवश्यक हितों पर गंभीर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा जिसके प्रति उसका दायित्व था। दोषपूर्ण कृत्य से उन्मुक्ति पाने के लिए आवश्यकता का आधार निम्नलिखित परिस्थितियों में लिया जा सकता है। जैसे पहली, यदि राज्य का कृत्य उसके जिस अंतर्राष्ट्रीय दायित्व के अनुरूप नहीं है वह सामान्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के उल्लंघन नियम से उत्पन्न हुआ है, या राज्य का जो कृत्य उसके अंतर्राष्ट्रीय दायित्व के अनुरूप नहीं है और उसके दायित्व के संबंध में आवश्यकता के बचाव की संभावना नहीं है। और तीसरी बात, यदि संबंधित राज्य ने आवश्यकता की स्थिति उत्पन्न करने में स्वयं योगदान दिया है। और राज्य के जो दायित्व है उनके बचाव के जो 5 बिंदु, उसके अलावा 6वां बिंदु है आत्मरक्षा। यदि राज्य कोई कृत्य आत्मरक्षा के वैध उपाय के रूप में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप है, लिया गया है, तो यदि उक्त राज्य के अंतर्राष्ट्रीय दायित्व के अनुरूप नहीं ली है तो भी उसे दोषपूर्ण नहीं माना जाएगा। और एक है क्षति के लिए प्रतिकार के प्रति आरक्षित अधिकार। यदि धारा 29, 31, 32 या 33 को आरक्षित अधिकार द्वारा अपवर्जित कर दिया जाता है तो भी इसके कृत्यों के द्वारा होने वाली क्षति के लिए प्रतिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये हमारा एक विशेष बिंदु हुआ अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत राज्य उत्तरदायित्व है। और अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत जो अन्य विषय हैं, अन्य जो टॉपिक हैं, उनका हम क्रमशः जो उन पर चर्चा है वो हमारे जो अन्य भाग आगे के भाग हैं उन पर हमारी चर्चाएं जारी रहेंगी।